वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस यूनिट में जो चीजें हमने डिस्कस करनी है उनको हम थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे कि इस सेल में जो कंटेंट है, जो चीजें आपने पढ़नी है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। ठीक है, दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे यहां पे डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तीसरी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर सेल एंड मल्टी सेलुलर सेल। ठीक है, देन हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे आपका टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फिर हम यहां पे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन, या अगर प्लांट सेल है तो वहां पे हमें सेल वॉल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर हमें यहां पे सेल स्ट्रक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेल साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं सेल में। ठीक है, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी होगी, पेरोक्सिसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए। ठीक है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट यूनिट में, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, फिर हम इसमें सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे और फिर हम सेल की शेप, सेल का साइज, सेल का नंबर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट को लेकर। ठीक है, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे आपके सेल की इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, फिर हम सेल की डिस्कवरी देखेंगे, किसने सेल को डिस्कवर किया। फिर हम इसकी यूनिसेलुलरिटी और मल्टीसेलुलरिटी देखेंगे कि यूनिसेलुलर सेल्स कौन से हुए, मल्टीसेलुलर सेल्स कौन से हुए। ठीक है, फिर हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। फाइनली हम पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका जो कंटेंट है फर्स्ट यूनिट का, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो अब हम थोड़ा सा सेल की इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, तो थोड़ा सा सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। सो हम बात करते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल एक्चुअली होता क्या। हमने डेफिनेशन तो खूब पढ़ ली कि सेल इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट एक्चुअली व्हाट इज सेल, सेल होता क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट है किसी भी एनिमल की बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। ठीक है, इसको हम जिस तरह से हम फिजिकल साइंसेस में देखते हैं कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम बात करें तो वहां पे हम देखते हैं
कि एटम वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है किस्म से देखा जाए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बायोलॉजी में देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम कह सकते हैं वो क्या है, आपका सेल, ठीक है। और सेल जो है, मान लो हमारे पास, इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा मान लो एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आप देखते होंगे आप, आपने डेली जो भी आप देखते हो चीजें, ठीक है। तो आप ये एनालाइज करोगे कि जो भी एक बिल्डिंग है, जो भी एक स्ट्रक्चर है, वो किसका बना है। तो छोटे छोटे ऑर्गन, छोटी छोटी, अगर हम बात करें तो छोटे छोटे यूनिट से एक मकान तैयार होता है, एक बिल्डिंग तैयार होती है, जिनको कहते हैं ब्रिक्स। ईंटों से हर चीज बनी होती है। तो एक बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम कहें, या एक इंपॉर्टेंट यूनिट अगर हम कहें, तो वो क्या होना चाहिए, ब्रिक्स, ठीक है। एक ब्रिक्स छोटी छोटी मिलके, ब्रिक्स से भी स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकते हैं, जैसे आपकी रेत हो गई, कुछ भी चीजें हो गई, लेकिन एक स्ट्रक्चरल आइडेंटिकल यूनिट अगर हम कहें तो वो ब्रिक्स ही होता है एक बिल्डिंग के केस में, ठीक है। तो छोटी छोटी ब्रिक्स जब जुड़ेंगी तो एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो सकती है, एक बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सकती है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम कहें, या स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट अगर हम कहें, तो दैट इज योर सेल, दैट दिस इज स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट, ठीक है। स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट इज सेल। सो हम बात करते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो हम सेल की डेफिनेशन भी अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो अगर हम इस प्लेनेट को देखें, इस अर्थ को देखें जहाँ पे हम रहते हैं, तो हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेनली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं यहाँ पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है किससे बने हैं, तो हम कहेंगे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल से ही तो बने हुए हैं, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कोई किसी प्लांट की, अगर हम बात करें इस तरह से, मान लो ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है हमारे पास, या कोई ट्री है। तो ये प्लांट एक्चुअली जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखता है, जो एक किस्म से स्ट्रेट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ट्रीज का, प्लांट्स का, या किसी भी और ऑर्गेनिज्म का, एनिमल के केस में, तो ये स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, तो बहुत सारे सेल्स मिलके, जो बहुत सारे सेल्स जो है एक आइडेंटिकल सेल्स जब मिलेंगे तो क्या एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ठीक है। तो सेल क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है। और बहुत सारे सेल्स जब छोटे छोटे मिलके टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है, कोई ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन कोई बॉडी बनाते हैं, तो वहां से एक फंक्शन निकल के आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सेल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, सेल इज दी, सो सेल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए हमारी, सेल इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल is the basic structural, fundamental unit of life, structural, functional and हम कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए सेल की, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है बच्चों। सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, इंट्रोडक्टरी पार्ट को थोड़ा सा आगे लेते हुए, अभी हमने बात की कि अर्थ जो है, यहां पे लिख सकते हैं कि अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं या होंगे मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक,
माइक्रोस्कोपिक मीन्स स्मॉल साइज्ड, ठीक है, एंड विच कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है, नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, जो हम नेक्ड आई से ना देख सके उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक या स्मॉल साइज, ठीक है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की, इसीलिए हम इनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। दूसरे मैक्रोस्कोपिक होंगे, दीज आर लार्ज साइज्ड, ठीक है, एंड सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है। एग्जांपल्स हम ले सकते हैं सेल्स की, जैसे माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में हम देखेंगे, जैसे अमीबा हो गया, कुछ बैक्टीरियाज होंगे मैक्रोस्कोपिक होंगे, उसी तरह से आपके प्लांट्स होंगे मैक्रोस्कोपिक, एनिमल्स होंगे, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं आपके, अपनी बात कर रहे हैं हम थोड़ी सी ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो वो माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। So every organism is made up of a tiny microscopic unit, that is cell, ठीक है। And cell is the basic structural, functional and fundamental unit of life, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी डिस्कवरी की, कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो हम थोड़ा सा बात कर लें डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था, एज यू ऑल नो, रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665, याद रखना 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक। 1665 ईयर से हमें ये पता चलना चाहिए कि ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि he took thin slice of bottle cork, तो इन्होंने कुछ थिन स्लाइस लिए थे बॉटल कॉर्क के, जो बॉटल थी उस टाइम में, प्रिमिटिव बॉटल, उसकी जो लिड होती थी, ठीक है, वो जो है वो कॉर्क की बनी थी, और उन्होंने कॉर्क उस लिड को, उसके सेल्स को जब उन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। कॉर्क का मतलब होता है सबस्टांस टेकन फ्रॉम बार्क ऑफ द ट्री, कॉर्क मींस सबस्टांस टेकन फ्रॉम bark of the tree, ठीक है। तो इन्हें he took thin slice of bottle cork, ठीक है, and cork means substance taken from bark of the tree, and he studied under self design, और इन्होंने इस कॉर्क को या इन बॉटल लिड के जो सेल्स थे, ठीक है, उनको अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में जब देखा, ठीक है। कॉर्क मतलब जो ट्री की जो बार्क होती है, ठीक है, बार्क के जो अंदर के सेल्स होते हैं, ठीक है, उन सेल्स को इन्होंने सबसे पहले देखा था अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। और उन्होंने जब क्योंकि सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, क्योंकि तब ये वाली जो बात है 1665 की थी, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो इन्होंने खुद का ही एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप इन्होंने किया था, और उसके अंदर इन्होंने इन चीजों को देखा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि he saw empty spaces, इन्होंने जब स्टडी की उन सेल्स की, he saw empty spaces bounded by the walls
गिविंग अपीयरेंस ऑफ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, गिविंग appearance of honeycomb like structure। ठीक है, इन्होंने जब इसकी स्टडी की, इसको देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इनको क्या दिखा कि एक छोटे 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 स्पेसिस इनको देखने को मिले जो बाहर से वॉल से बाउंड थे। इस तरह से स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला। ठीक है, इस तरह से इनको छोटे छोटे स्पेसिस उनको देखने को मिले जो वॉल से बाउंड थे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर उनको देखने को मिले। ठीक है, ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स का, इन सेल्स का जो अपीयरेंस था वो किसकी तरह था? वो जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, हनीकॉम्ब, ठीक है, उस तरह की अपीयरेंस इनको देखने को मिली, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको देखने को मिला। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि और इन छोटे छोटे स्मॉल स्पेसिस को इन्होंने क्या कहा, या छोटे छोटे हम कह सकते हैं छोटे छोटे रूम्स इस तरह से देखने को मिले, या हम कह सकते हैं छोटे छोटे बॉक्स, या हम इनको कंपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनको कहा कि छोटे छोटे रूम लाइक, बॉक्स लाइक, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इन सेल्स की स्टडी करने में इनको देखने को मिले। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो सेल है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। ठीक है, विच मीन्स स्मॉल रूम। ठीक है, सेलुला मीन्स स्मॉल रूम, स्मॉल स्पेस या स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म सेलुला विच मीन्स स्मॉल रूम और स्मॉल बॉक्स और लिटिल कंपार्टमेंट। ठीक है, और इन्हीं रूम्स, इन्हीं बक्स, ये जो छोटे छोटे बक्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स इनको देखने को मिले, इन्हीं को इन्होंने क्या कहा, रॉबर्ट हुक ने इन्होंने कहा इनको सेल। और सेल जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला व्हिच मींस बॉक्स, व्हिच मींस रूम्स। ठीक है, जितना भी वर्क रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, जितना भी वर्क इन्होंने देखा, जिस पे भी इन्होंने काम किया सेल पे, इन्होंने पूरे वर्क को एक बुक के अंदर जो है वो पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफी। ठीक है, so book summarized his all aspects in a book जिसका नाम था माइक्रोग्राफी। क्या नाम था? माइक्रोग्राफी। फिर कुछ और साइंटिस्ट आए, क्योंकि एक जो बाकी साइंटिस्ट आए सेल की डिस्कवरी के लिए या सेल को देखने के लिए या सेल की स्टडी के लिए, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था। ठीक है, एक थोड़ा सा उनको क्लू मिल चुका था कि एक्चुअली जो है बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सेल्स की बनी हुई। ठीक है, और सेल्स किस तरह का दिखता है वो थोड़ा बहुत रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था या उन्होंने एक्सप्लेन किया कर चुके थे कि इस तरह से कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सेल का होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। लीeuwenhoek 1674। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी वाटर पॉन्ड जो होता है, छोटे छोटे जो पॉन्ड्स होते हैं, उन्होंने एक ड्रॉप उठाया वहां से पानी का और उसको जब ऑब्जर्व किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा कि he was able to see a moving organism and he called those moving organisms called as animal cubes। एनिमल क्यूब्स। तो उन्होंने उस पॉन्ड की जो ड्रॉप था, जो वाटर का ड्रॉप था, उसकी जब स्टडी की उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटी छोटी चीजें जो है वो आपस में वो इस तरह से मूव कर रही है। मूविंग लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसमें मतलब थोड़े से ऑर्गेनिज्म जो है
कैसे मूव करते हैं, उनको वो चीज उसमें दिखी। एंड ही, और उन्होंने इन मूविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा था, एनिमल क्योर्स, ठीक है। एंड ही आल्सो डिस्कवर्ड बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। वो स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, वो मूविंग लाइक स्ट्रक्चर्स क्या थे हमारे, बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ, क्योंकि बॉन्ड में जो प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और आपके बैक्टीरिया से वो प्रेजेंट थे, ठीक है। तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स उन्होंने स्टडी की, ठीक है। इसने एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने 1674, ठीक है, ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल्स, ठीक है। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। जैसे जैसे स्टडी जो है वो एडवांस होती गई, माइक्रोस्कोप जो है वो एडवांस हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें देखने को मिलता है आज, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये हैंस एंड जैकेरिस ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, हैंस एंड जैकेरिस ने। और जैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया हैंस एंड जैकेरिस ने, उसके बाद स्टडीज जो है, उसके बाद डिस्कवरीज जो है वो एडवांस होती गई, और धीरे धीरे हमें सब चीजों का पता चलने लगा कि सेल में और क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेई परकेंजी। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इज अ सेल विदाउट सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सिर्फ ओनली साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जेई परकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है हमारे पास, सेल, मतलब जिन सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, या हम ये कह सकते हैं कि सेल वॉल को अगर आप रिमूव कर दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप रिमूव कर दो, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है सेल का उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन जो है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और ये लिविंग थिंग होती है। अब जब रॉबर्ट हुक ने जो चीज डिस्कवर की थी, जिन सेल्स की उन्होंने स्टडी की थी, वो तो प्लांट सेल्स है, कॉर्क सेल्स थे हमारे, ठीक है। और उन्होंने बाहर से वो लिए थे, और वो एक किस्म से डेड सेल्स थे, तो उनमें उन सेल्स में उनको प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिला, तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी सबसे पहले जेई परकेंजी ने की, ठीक है। एक और साइंटिस्ट आए विर्चो 1855 में, और इन्होंने क्या कहा था, विर्चो ने कहा था 1855 में कि जितने भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही तो बने हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये विर्चो ने कहा था 1855। परकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था, ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, और हैंस और जैकेरिस ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और साइंटिस्ट थे हमारे, थोड़ा सा अर्स्ट हैकल in 1866, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस जो है दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो इन्होंने क्या कहा था अर्स्ट हैकल ने, he said that nucleus was responsible for storing and transmitting hereditary characters,
कैरेक्टर्स। इन्होंने कहा था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो सेल में प्रेजेंट होती है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, वहां पे स्टोर होती है और वहीं से वो ट्रांसमिट होती है अपने ऑफस्प्रिंग्स में। मतलब उनके जो कैरेक्टर्स हैं, हम ये कहते हैं कि आपकी जो सिमिलैरिटी है, मतलब कुछ चीजें फादर के साथ मिलती हैं, कुछ चीजें मदर के साथ आपकी मिलती हैं, ठीक है। कुछ ये एक्चुअली जेनेटिकल सिमिलैरिटी कहाँ से आती है, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस वाज रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो ये थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, थोड़ी सी डिस्कवरी थी, ठीक है। तो कल हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।